आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद, इन नारों के साथ आज मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। आज शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिवस है, 28 सितंबर है। 28 सितंबर 1907 को भगत का जन्म हुआ था। भगत सिंह के बारे में एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको हम भगत नहीं कह सकते, हम इसको एक काया नहीं कह सकते, एक विचार कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस विचार को कहीं ना कहीं दबा दिया गया। उसने एक बात कही थी, आपको ये मालूम होगा कि वो 23 वर्ष की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हुए थे, फांसी के फंदों को चूम लिए थे। आज बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों में कभी कभी पढ़ते पढ़ते मिलती है या जानने को मिलती है कि उनकी फांसी रुक सकती थी, उनकी फांसी को रुकवाया नहीं गया। परंतु वो एक ऐसा जुनूनी, आज़ादी का जुनूनी एक ऐसा परवाना था जो उस आग में जल जाने को बचपन से ही तैयार था। मात्र छोटी सी उम्र में अर्जन सिंह दादाजी, जो कि आर्य समाजी थे, उन्होंने जब उनका व्रतबंध कर रहे थे आर्य समाज के नियमों के माध्यम से, उन्होंने केवल इतना ही बस कह दिया था कि मैं इस अपने पोते को धरती माँ के हवाले करता हूँ और ये अपनी इस माँ की, इस भारत माँ की सेवा करेगा। क्योंकि वो भी अर्जन सिंह और जो भगत सिंह के पिता थे, ये सभी लोग, चाचा थे, पिता चाचा अर्जन सिंह, ये सभी लोग स्वतंत्रता में भाग लेते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ भाग लेते थे। तब से ही उनके दिमाग में ये स्वतंत्रता की जो एक अग्नि है, जो एक विचारधारा है, ये उत्पन्न हुई। और मात्र बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी किताबों का भी अध्ययन कर लिया। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ऐसे अनेक किताबें वो पढ़ते थे और उसका अध्ययन किया करते थे। उनके विचारों में एक आधुनिकता थी। उनका कहना ये था कि अगर हमको कोई चीज़ बदलना है तो रूढ़िवादी विचारधारा को पहले समाप्त करना पड़ेगा और उस रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करने के बाद ही हम कुछ नया सोच सकते हैं। उसकी आलोचना करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ नया सोच सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर इस अंग्रेज़ों के सिस्टम को, ये अंग्रेज़ों के नियमों को अगर हम पूरी तरह से ख़राब नहीं करते, अगर पूरी तरह से डिमिनिश नहीं करते, तो आज़ादी तो हमें मिलेंगी, लेकिन वो आज़ादी केवल एक समझौता होगा। और आज भारत की जो दशा है, वो दशा आने वाले 70 सालों के बाद कुछ अलग ही दिखाई देंगी। उसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। आज हम सभी महसूस कर रहे हैं कि अगर हम देखें तो जिस समय हमें आज़ादी मिली, जो भी वक्त था आज़ादी मिली, लॉर्ड बेटन ने मात्र समझौता के तहत इसी नियम कानून, इसी सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट को, हमारे प्रधानमंत्री को, और हमारा देश एक समझौते के तहत आज़ाद हुआ। क्योंकि आज अगर आप शिक्षा व्यवस्था भारत की देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, कानून व्यवस्था देखें, कोई भी चीज़ देखें, रेवेन्यू देखें, छोटी सी छोटी चीज़ें देखें, आपको घर बनाना है, कोई कार्ड बनवाना है, कोई ये करना है, कोई भी ऐसा काम बताइए जिसमें आपको तनाव ना हो। और मैं ये इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ कि ये तनाव से मैं डर के बोल रहा हूँ कि तनाव है, कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में जो नियम और जो कानून है, क्या वो हमारे देश के हिसाब से नहीं होने चाहिए? आज चारों तरफ किसानों की हाय तौबा मची हुई है, कृषि वालों की हाय तौबा मची है। तो क्या ये देश हमारे जो पूर्वज थे,
जो अंग्रेजों मुगलों के पहले पूर्वज थे, जो जिस तरह से व्यवस्थाओं को बनाया, जो कानून व्यवस्था थी, जो एजुकेशन व्यवस्था थी, क्या वो व्यवस्था इतनी प्रासंगिक नहीं है कि वो आज अपनाई जा सकती है? वो तो तनाव मुक्त थी, उसमें तो कोई तनाव नहीं था। उसी शिक्षा व्यवस्था ने तो यहाँ बड़े बड़े विचारवान को दिए, उसी व्यवस्था ने यहाँ तुलसीदास को दिया, उसी व्यवस्था ने यहाँ सूरदास को दिया, उसी व्यवस्था ने यहाँ अनेक ऐसे विद्वता दिया, वाग्भट दिया, चरक दिया, सुश्रुत दिया। किसको नहीं दिया? विवेकानंद जी कहीं ना कहीं उसी से संप्रेषित थे। तो इतने बड़े बड़े जब विचारवान इस देश में उस शिक्षा से प्रवाहित होके हुए, और बाद में भी, चाहे वो महात्मा गांधी की हम बात करें, चाहे हम किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की बात करें, वो सभी उसी शिक्षा व्यवस्था को ही अपना स्तंभ मान के अपने संस्कृति और सभ्यता और अपने जो जिससे हम जुड़े हुए हैं उसका ही आत्मचिंतन करके इतना ज़्यादा अपने आत्मा में आत्मबल का प्रसारण किए, तभी जाके इतनी बड़ी बड़ी जो है व्यवस्थाओं में भी वो कभी हिले नहीं। क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था में हमें आत्मबल सिखाया, उस शिक्षा व्यवस्था ने हमें मजबूत होना सिखाया, उस शिक्षा व्यवस्था ने हमें अपने ज़मीन से जुड़ना सिखाया। तो भगत सिंह की जो बात थी, या भगत सिंह के साथियों की जो बात थी, क्योंकि उसमें सुखदेव भी थे, राजगुरु थे, लाहिड़ी थे, ऐसे अनेक थे जो गर्म दल के नेता थे। और वो गर्म दल के नेता ऐसा नहीं कि मानव के दुश्मन थे, उनका कहना यही था कि हम अहिंसा के ही पुजारी हैं। हमारे अंदर अहिंसा क्या होता है? आप किसी की हिंसा सह रहे हैं और उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और वो आदमी आपके हिसाब से परिवर्तित हो जाए। लेकिन अंग्रेज इतने ज़्यादा विकट थे, इतने ज़्यादा अत्याचारी थे, तो भगत सिंह ने कहा था कि इस आत्मबल को अब शारीरिक बल बनाना पड़ेगा और इनसे दो करनी पड़ेगी, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। जब ये पूरी व्यवस्था, जब ये सारा सिस्टम जब ध्वस्त होगा तो एक नए सिस्टम का संचार होगा। नहीं तो भारत में जो आज ये गंदगी है, अब हम ये बोलते हैं कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में ये छुआछूत, ये वर्णाश्रम, ये सब गलत है। ये हमें बांटने के लिए अंग्रेजों ने इसको ज़्यादा हवा दी। वर्णाश्रम कर्म के आधार पे था, पूरा कर्म के आधार पे था वर्णाश्रम कभी भी जो है जात या पात के आधार पे नहीं था। नहीं तो ऐसे ऐसे जो है दलित, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत हो गए। कैसे आप बात कर रहे हैं? आज देखिए तमिलनाडु में पेरियार जी की पूजा होती है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की पूजा होती है। आखिर उनके नाम के सामने ये शब्द लगाने की जरूरत क्या है? भाई कोई भी ऋषि महर्षि, कोई भी जात नहीं होता। कहते हैं ना, कबीरदास कह गए हैं, जात न पूछो साध। खुद कबीर की कोई जात नहीं थी। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। बोला ही जाता है कि मोल नहीं है म्यान की, तलवार की म्यान हो, तलवार की जो है मोल है, म्यान की कोई मोल नहीं होती। तो ये जो एक सिस्टम है, जो ये एक्ट हैं, ये हमारे हित में नहीं है। आज कोरोना काल में सबकी पोल खुल गई, सब चीज़ें यथावत सामने आ गई। बोलने सरकार कुछ बोलती है, जमीनी हकीकत कुछ होती है। किसको तनाव नहीं है? आज युवा तनाव में है। कोई ऐसा व्यवसाय अब बताइए जिसमें तनाव ना हो? सब में तनाव है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जितना बोलते हैं कि हम ये चीज़ों को घटाएंगे, उतना ही वो चीज़ें बढ़ते जाती हैं। उसके बाद हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया गया, हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया गया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज सत्ता के लोभ में बची हो। सब सत्ता के लोभ में हो गई, लोगों को बहकाने फुसलाने की बात हो गई। भारत शुरू से कृषि प्रधान देश था। महात्मा गांधी ने भी उसकी वकालत की थी कि भारत के कृषि व्यवस्था को अगर सही किया जाए, अच्छा किया जाए, तो भारत बहुत उन्नति करेगा। परंतु आज क्या है? आज हम यूरिया के मोहताज हो गए हैं। आज बिना यूरिया के हमारे देश में, मतलब ऐसे विज्ञान को हम प्रसारित कर रहे हैं जिससे कि हमारा कण कण यूरिया हो गया है। हमें कई रोगें हो गए हैं, पेट के रोग हो रहे हैं, हमारे बच्चों को कई सारे रोग बचपन से होते जा रहे हैं। उसका केवल कारण क्या है? सही खाद्य पदार्थ हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाह रहे हैं? क्या वही गुलामी की जंजीरें आज हमारे पैरों में लगी हुई? आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा,
आप इस बात को सुनिए, मैंने काफ़ी स्टडी, इस बीच में बहुत स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अपने अतीत को, अपने अतीत के बारे में खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मालूम है जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं हम घर घर में यूज करते हैं, अंग्रेज़ों के समय में ये बर्तन जो है, जो जेल में रहते थे भारतीय, उनमें उसको खाना परोसा जाता था। एल्युमिनियम क्योंकि टॉक्सिक होता है, पर वो धीरे से जेलों से हमारे घरों तक आ गया। लेकिन क्या आज कुकर भी एल्युमिनियम का, ये भी एल्युमिनियम का, वो भी एल्युमिनियम का, बड़े से बड़े घर में, छोटे से छोटे घर में, सब जगह एल्युमिनियम यूज हो रहा है। क्या ये हमारे हेल्थ सेक्टर, बुद्धिजीवी, ज्ञान पुरुष, ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एल्युमिनियम इज़ टॉक्सिक फॉर यू? क्या ये बताने की ज़रूरत नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, ये चीज़ तुम मत करो? क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या हमें सही से जीवन जीने का या तनाव रहित जीवन जीने का कोई भी वो नहीं है कि हमें कोई बताए? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हम सब मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमारे खुद के कुछ नियम नहीं हैं, हमारे खुद के कुछ डिसिप्लिन नहीं है, हम दूसरों के बनाए हुए सिस्टम को भोग रहे हैं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो भारत विरोधी थे, वो तो यहाँ के लोगों के विरोधी थे, तो कब हित में हो जाएंगे? आज कानून व्यवस्था में आप एक पिटीशन दायर कीजिए, आपको कहीं सकारात्मक रूप से कभी भी कोई भी चीज़ का निर्णय इतना जल्दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है तो इतना बड़ा कानून व्यवस्था, इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आता? आप कोई भी एक रोक लेके चले जाइए, आज कोरोना ही फैला हुआ है, इसकी दवाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे? और दूसरी बात, जो आपके भारत देश का है, जो आपके भारत देश का इतिहास है, आयुर्वेद इतिहास है, आज उसका भी बाजारवाद हो गया। चलो बाजारवाद हो गया, लेकिन आज घर घर में कोरोना की दवा है, हमारे किचन में है। और इसीलिए बहुत से लोग जो पहले, जब ये कोरोना नहीं था, सर्दी खांसी बुखार होता था, आज अपने घर का खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, मसाले मैं नहीं बोलता, मैं बोलूँगा उसको औषधि खा रहे हैं, और आज एकदम परफेक्ट हैं। तो सिस्टम जो ये एक समस्या है, जो हमारे देश में तनाव की समस्या है, और मुझे तो ये लगता है कि कोरोना के डर से लोग मर रहे हैं। कोरोना से तो कोरोना उतना हानिकारक नहीं होगा जितना उसका डर है, और वो डर ऐसा है कि हम अपने पृष्ठ से अलग होते जा रहे हैं। इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में, हमारे जो रसोई घर है, वो बहुत बड़ा औषधालय है, उसका उपयोग करिए। अपने अतीत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने जड़ को पहचानिए। हम ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं जो सबसे ज़्यादा कल्चरली स्ट्रांग है, जो बहुत मजबूत है, जिसका आत्मबल बहुत ज़्यादा है। इतना कुचला गया, इतना बार बार इस पे वो किया गया, लेकिन ये कभी हिला नहीं। क्या कई सारी चीज़ें दिखाती हैं, गलत सलत चीज़ें जो है प्रवाह होती हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हिंदू, वो मुसलमान, ये जात, वो पात, काहे का? अरे इंसान पहले इंसान है। और सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, अरे उसने सबको अपनाया। ठीक है, लोगों ने उस पर छुरा मारा, लेकिन वो बार बार खड़ा होता है, क्योंकि उसमें सत्यता है। तो अपने आप को पहचानो, भगत सिंह को पहचानो, जो इस देश का था, जो इस देश को एक विचार, अपने विचार देना चाहता था, जो इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहता था और नई व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ता। तो मेरा सभी नवयुवकों से, बच्चों से, बड़ों से, सभी से ये अपील है कि आज भगत सिंह का जन्मदिन है, भगत सिंह को हम स्मरण करें, और उस इच्छा शक्ति के साथ, क्या परवाना था वो कोई काया नहीं था, वो एक विचार था। उस विचार को अपने अंदर जो है अवतरित करें, उसको महसूस करें, उसको जिएं, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज तक उनको कभी उजागर नहीं किया गया। अरे उसके बाद कितने छोटे मोटे नेता आए, उनके नाम से इसका प्लान चला, उसका प्लान चला, ये चला। अरे भगत सिंह के नाम से क्यों नहीं चला रहे हो? भगत सिंह के एजुकेशन को क्यों नहीं फैला रहे हो? अरे मैं तो ये मांग करता हूँ कि विश्वविद्यालयों में भगत सिंह के नाम पे डिपार्टमेंट होना चाहिए, इन गरम दल के नेताओं पे डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिनमें इनकी शिक्षा देनी चाहिए, इस क्रांति की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि भारत में एक आत्मबल आ सके, भारत एक नई खोज कर सके, भारत इस मानसिक गुलामी से लड़ सके। परंतु अगर वो आ गया तो बाकी गलत चीज़ों का दमन हो जाएगा, इससे लोग डरते हैं। लेकिन मेरा अपील है सभी से, अपने घर को भगत सिंह बनाइए, बच्चों को बताइए अपने भगत सिंह के बारे में,
उनको जीना सिखलाइए भगत सिंह के बारे में कि आत्मिक बल, शारीरिक बल कितना जरूरी है इस मानसिक और शारीरिक गुलाम से। ये दोनों घातक हैं। आजादी का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप रोड पे चल रहे हैं, लेकिन इस आजादी में भी गलत काम हो रहे हैं। हमको अपने आप को, अपने सिस्टम को बदलना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ही चीज कहूंगा कि भगत के विचारों को अपनाना पड़ेगा। इतने सालों के बाद मेरी अपील है कि भगत को हमें घर घर में लाना होगा, तभी हमारा देश और गौरवशाली और समृद्धशाली होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।